Hi, hello, and welcome everyone. My name is Vishal, and I welcome you all to Whiskers Academy. आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 7 की ज्योग्राफी की चैप्टर 1 के बारे में, जिसका नाम है एनवायरनमेंट। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम ये समझ लेते हैं 2 मिनट में कि हम इस वीडियो में आगे किन किन टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। पहले हम इस वीडियो में बात करेंगे एनवायरनमेंट के बारे में। एनवायरनमेंट क्या होता है, इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, फिर हम बात करेंगे कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, और तीसरा हम बात करेंगे तीसरे टॉपिक पे जो रहेगा सेक्टर्स ऑफ इन्वायरमेंट पे। अब इस सेक्टर्स कौन कौन से रहेंगे, अब इसमें हम बात करेंगे लिथोस्फीयर की, हाइड्रोस्फीयर की और एटमॉस्फेयर की। इन तीनों के बारे में हम जानेंगे और उसके बाद इन सबको समझते हुए हम बात करेंगे इकोसिस्टम की। और इकोसिस्टम में हम समझेंगे कि कितने प्रकार के इकोसिस्टम होते हैं, मतलब टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। तो इन 4 टॉपिक्स को समझते हुए हम इस वीडियो को रैप अप करेंगे और अपने इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब इस वीडियो को शुरू करते ही हमारे दिमाग में पहले आता है कि चैप्टर का नाम है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को हिंदी में बोलता है पर्यावरण। अब ये क्या चीज है, इन्वायरमेंट आखिर होता क्या है? तो पहले तो ये समझते हैं कि ये शब्द कैसे आता है। तो एनवायरमेंट इज डेराइव्ड फ्रॉम अ फ्रेंच वर्ड इन्वायरोनियर विच मीन्स टू सराउंड और नेबरहुड। मतलब ये है कि इन्वायरमेंट जो शब्द है वो फ्रेंच भाषा के शब्द इन्वायरोनियर से आता है, जिसका मतलब होता है टू सराउंड, मतलब हमारे चारों ओर या हमारे हमारे चारों ओर घिरा हुआ, या नेबरहुड कहने का मतलब ये है कि जो हमारे आस पड़ोस में होता है। तो हमने ये समझा कि इन्वायरमेंट शब्द का क्या मतलब है। अब हम समझते हैं कि व्हाट इज इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट क्या है। तो सीधी और लेमन लैंग्वेज में से आसान भाषा में अगर हम बोलें तो वॉट एवर वी सी इन आवर सराउंडिंग इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। मतलब हम अपने आस पड़ोस अगल बगल में जो भी चीजें देखते हैं उसी को हम इन्वायरमेंट कहते हैं, यानी कि पर्यावरण। अब इसकी एग्जाम्पल्स क्या होंगे। अब आपके आसपास जो भी आप कुछ देखते हैं, पहली चीज आपकी स्कूल की बिल्डिंग आपके इन्वायरमेंट का भाग है। आप जिस क्लास में बैठे हैं उसकी टेबल, उसकी चेयर, आपका क्लासरूम, आपके स्कूल की फील्ड, जो भी चीज आपके अगल बगल है, जो भी चीज आपके आपके चारों ओर घेरी हुई है या आप जिस चीज से चारों ओर घिरे हुए हैं वो आपके एनवायरनमेंट का पार्ट है। तो अगर आपसे कोई कुछ पूछता है या कोई पूछता है कि बताए भाई कि व्हाट इज एनवायरनमेंट, तो सिंपल भाषा में उसे ये कहना है कि वॉट एवर वी सी इन आवर सराउंडिंग इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। तो हमने समझा एनवायरनमेंट क्या है। अब हम बात करते हैं कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। अब कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट के बारे में बात करते हुए हमें 2 चीज समझनी है कि इन्वायरमेंट के 2 कंपोनेंट्स, एक होता है नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल। अब नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होता है और आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्या होता है। तो नेचुरल इन्वायरमेंट की हम बात करें, मतलब बात हम करें प्राकृतिक वातावरण की। अब प्राकृतिक की बात है तो जाहिर सी बात है कि जो मेड बाय नेचर होगा। तो नेचुरल इन्वायरमेंट में वो सारी चीजें आती हैं जो मेड बाय नेचर है, मतलब भगवान के द्वारा बनाई गई हैं, प्रकृति प्रदत्त जिसे कहते हैं, मतलब नेचुरल है। जैसे आप देखते होंगे बड़े बड़े जंगल, वो नेचुरल एनवायरनमेंट के भाग हैं। आप देखते होंगे कि ओशियंस हैं, वो नेचुरल एनवायरनमेंट के भाग है। सी है, नेचुरल एनवायरनमेंट का भाग है। जो भी चीज नेचुरली मेड है वो नेचुरल एनवायरनमेंट का भाग है। अब आर्टिफिशियल क्या होता है। आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट वो है जो हम लोग बनाते हैं, जो मैन मेड होता है। अब नेचुरल में भी नेचुरल 2 प्रकार में बटा हुआ है, एक होता है बायोटिक, एक होता है एबायोटिक। अब यहां पे एक चीज आपको बड़ी ध्यान से समझनी है कि बायोटिक क्या होता है और एबायोटिक क्या होता है। बायोटिक का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जो सजीव प्राणी है एनवायरनमेंट में, जिनके अंदर जान है, जैसे एनिमल्स हैं, हम लोग हैं, पक्षी हैं, वो सब जो है वो बायोटिक इन्वायरमेंट है, बायोटिक कंपोनेंट है। अब इन्वायरमेंट के नेचुरल इन्वायरमेंट के बायोटिक कंपोनेंट है। अब एबायोटिक क्या है, जिसमें जान नहीं है, जैसे पेड़ पौधे हैं और सारी चीजें जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। इसको याद कैसे रखें कि बायोटिक और एबायोटिक क्या होता है। आप एंटीबायोटिक्स लेते हैं, एंटीबायोटिक्स आप लेते हैं अपने शरीर के अंदर, किसी भी जो है आपको अगर दिक्कत है और तो आप उस वायरस को मारने के लिए, अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए। तो यहां ये समझिए कि एंटीबायोटिक लिया आपके द्वारा, मतलब आप लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, आप सजीव हैं, तो आपके द्वारा जो है एंटीबायोटिक लिया गया।
मतलब यह है कि एंटीबायोटिक लिया गया सजीव के द्वारा। तो आप एंटीबायोटिक से बायोटिक याद रखेंगे कि एंटीबायोटिक हम खाते हैं, इसका मतलब हो गया कि बायोटिक का मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और अब एक ही आप याद कर लेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा कि अगर बायोटिक आप याद कर लिए लिविंग है तो ए बायोटिक में क्या आ जाएंगे, नॉन लिविंग। तो हमने समझ लिया यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप एक इमेज देख रहे होंगे, यहाँ इन्वायरमेंट के कंपोनेंट दिया है, एक नेचुरल एक ह्यूमन मेड। अब नेचुरल में है एटमॉस्फेयर, वाटर, हाइड्रोस्फीयर जिसे कहते हैं, फिर लैंड है जिसे लिथोस्फीयर, और लिविंग थिंग्स बायोस्फीयर। मतलब ये जो है नेचुरल इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स हैं कि इसमें जो है ये एटमॉस्फेयर भी आता है। अब एटमॉस्फेयर भी तो इन्वायरमेंट के द्वारा बनाया गया है। वाटर मतलब हाइड्रोस्फीयर, उसका जो है वो भी जो है वो इन्वायरमेंट के द्वारा बना है। मतलब ये जितनी भी चीज़ें हैं वो इन्वायरमेंट के द्वारा बनी हुई हैं। और दूसरा आर्टिफिशियल में आप ह्यूमन मेड देख सकते हैं, जैसे बिल्डिंग्स है, पार्क है, ब्रिज है, रोड है, इंडस्ट्रीज, मॉन्यूमेंट, ये सब हम ह्यूमंस ने बनाया है। तो ये आर्टिफिशियल जो है इन्वायरमेंट का भाग है। तीसरी चीज हमें यहाँ पे दिखती है ह्यूमन। ह्यूमन भी एक तरीके के इन्वायरमेंट का भाग है जिसमें एक मतलब एक केवल एक इंसान की बात हो, इंडिविजुअल की, या फैमिली की बात हो, या कम्युनिटी, रिलीजियन, एजुकेशन, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन, ये सब कुछ ह्यूमन के द्वारा बनी हुई है। तो ये ह्यूमन इन्वायरमेंट का भाग है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो एक हमें जो है एनवायरनमेंट का अगर एक जो एक थ्योरी जो कहा जाता है, एक डेफिनेशन का अगर डेराइव करनी पड़े तो क्या होगी, तो वो होगी, फ्रॉम द अबव कन्वर्सेशन वी कम टू नो दैट द प्लेस, पीपुल, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। तो हमने यहाँ से इन्वायरमेंट की दो डेफिनेशन पढ़ ली। पहली ये कि एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। दूसरी चीज कि प्लेस, पीपल, थिंग एंड नेचर दैट सराउंड्स एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। अब थोड़ा सा और हम इसे इन्वायरमेंट में डीप में बात करेंगे, जैसे नेचुरल इन्वायरमेंट की बात करते हैं पहले। तो व्हाट इज नेचुरल इन्वायरमेंट? तो नेचुरल इन्वायरमेंट इज लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स, दैट इज एवरीथिंग मेड बाय नेचर कंप्राइजेज द नेचुरल इन्वायरमेंट। अभी हमने यही बात की थी कि नेचुरल इन्वायरमेंट क्या है, जो भी चीज नेचर के द्वारा बनी हुई है वो नेचुरल इन्वायरमेंट का भाग है। अब लैंड मतलब जो है जहां हम रहते हैं, नेचर के द्वारा बनी हुई है। पानी हमने तो नहीं बनाया, तो ये भी नेचुरल एनवायरनमेंट का भाग है। हवा हमने नहीं बनाई है, नेचर का भाग है। प्लांट्स और एनिमल्स हमने नहीं बनाए, नेचर ने बनाए हैं, तो नेचुरल एनवायरनमेंट का भाग है। तो जो भी चीज नेचर ने बनाई वो नेचुरल एनवायरनमेंट का भाग है। अब हम अपने तीसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं कि सेक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट क्या होते हैं। हमने बात की थी लिथोस्फीयर की, हाइड्रोस्फीयर की और एटमॉस्फेयर की। अब हम यहाँ पे वही समझेंगे कि सेक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट में जो पहला टॉपिक है हमारे पास वो है लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर क्या होता है? देखिए, लिथोस्फीयर जो होता है ना वो सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय ए थिन लेयर ऑफ सॉइल। इट इज इर्रेगुलर सरफेस विद वेरियस लैंडफॉर्म्स सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड वैलीज एक्सेट्रा। अब आप समझेंगे कि आप पूछेंगे सर कि ये है क्या, आपने क्या पढ़ लिया? देखिए, जहां हम रहते हैं ना, जिस पृथ्वी पे, जिस सड़क है, रोड है, या आपका जहां घर बना है, तो ये हमारी सबसे ऊपरी लेयर है, लिथोस्फीयर जिसे हम कहते हैं। तो लिथोस्फीयर जो होता है जहां हम रहते हैं, मतलब पृथ्वी का वह भाग जहां पे हम रहते हैं, हम खेलते हैं, हम कूदते हैं, हमारा घर होता है, उस सरफेस को हम कहते हैं लिथोस्फीयर। ये पृथ्वी का सबसे जो है हार्ड और टॉप लेयर है, और ये रॉक्स और मिनरल्स से बना हुआ है। और इन सब के ऊपर जो है मिट्टी की एक पतली सी परत भी है, आप देखते हैं, जहां हम खेती करते हैं। तो लिथोस्फीयर क्या हो गया? पृथ्वी का वह सबसे ऊपरी भाग जहां हम रहते हैं। अब इसमें कह रहा है कि इट इज इरेगुलर सरफेस विद वेरियस लैंडफॉर्म्स सच एज माउंटेन, प्लेट्यूज, वैलीज एक्सेट्रा। अब देखिए, कहीं कहीं आप देखते होंगे कि समतल भूमि है, मतलब जहां हम रह रहे हैं, जहां हमने घर बनाया, आप समान मतलब प्लेन भूमि है। इसी लेयर पे ही आप कहीं देखते हैं कि बड़े बड़े माउंटेन, जैसे हिमालयाज है, विंध्याचल पर्वत है, सतपुड़ा है, अलग अलग पर्वत है, बड़े बड़े पर्वत है। तो क्या वो कहीं और तो है नहीं, वो भी इसी लिथोस्फीयर पे हैं। तो और कई सारे कहीं कहीं पठार भी हैं, जैसे तिब्बत का पठार हो गया। तो
सरफेस तो एक ही है, लेकिन जैसे जिसको कहते हैं उबड़ खाबड़, तो जब रोड उबड़ खाबड़ होती है या रास्ता उबड़ खाबड़ होता है तो हमें पता चलता है कि रास्ता उबड़ खाबड़ है। ऐसे ही अगर पृथ्वी को हम एक रास्ता मान लें, पूरी पृथ्वी को अगर हम एक पृथ्वी पूरी को एक रास्ता मानते हैं कि ऊपर की लेयर सारी एक रास्ता है, तो क्या कहेंगे हम कि पृथ्वी उबड़ खाबड़ है। जहां समतल है वहां हम रह लेते हैं क्योंकि वहां पे घर बनाना आसान होता है। जहां ज्यादा ऊंचाई है वहां माउंटेन्स बन गए हैं, जहां उनसे थोड़ी कम ऊंचाई है वहां पठार बन गए हैं। तो हमने समझा लिथोस्फीयर के बारे में। अब आप कहेंगे कि सर लिथोस्फीयर पृथ्वी के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो ये अर्थ की वॉल्यूम का कितना होता है, तो ये 29% होता है अर्थ की टोटल मास का। टोटल वॉल्यूम जो अर्थ की मास है उसका 29% लिथोस्फीयर में आता है। अब एक चीज जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, नोट करने वाली है, वो ये है, और एक चीज जो यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि इट इज ऑल्सो नोन एज सियाल बिकॉज सिलिकॉन एंड एल्युमिनियम इज फाउंड हियर। मतलब क्या है कि सिलिकॉन और एल्युमिनियम जैसे दो कंपोनेंट्स हैं जो इस लेयर पे पाए जाते हैं। तो SI हो गया सिलिकॉन का शॉर्ट फॉर्म और AL हो गया एल्युमिनियम का शॉर्ट फॉर्म। तो सिलिकॉन और एल्युमिनियम के यहाँ पे पाए जाने से मतलब जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इस लेयर को जो है सियाल भी कभी कभी हम डिनोट करते हैं। अब इसके बारे में जो है, जैसे सियाल के बारे में अब हमने समझा कि लिथोस्फीयर में सियाल पाया जाता है, तो ऐसे ही अलग अलग जो लेयर्स में कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं इसके बारे में हमें पढ़ना है चैप्टर 2 में, जो है हमारा इनसाइड आवर अर्थ। यहां हम बस इतना समझेंगे कि लिथोस्फीयर के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो लिथोस्फीयर में क्या पाया जाता है। तीसरा है कि क्रस्ट जो है उसमें कौन कौन सी गैस है, मतलब कौन कौन सी गैस है और कौन कौन सी चीजें हैं जो प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। तो इसमें ऑक्सीजन 46% होता है, सिलिकॉन 28% होता है और एल्युमिनियम 8% पाया जाता है। तो यहां हमने समझा लिथोस्फीयर के बारे में। अब हम आगे चलते हैं अपने दूसरे सेक्टर के बारे में, जो है हाइड्रोस्फीयर के बारे में। अब पहली चीज तो ये समझिए कि लिथोस्फीयर हमने समझा कि वह लेयर जहां हम रहते हैं, पृथ्वी की वह सरफेस जहां हम रहते हैं, वो हो गया लिथोस्फीयर। दूसरा चीज हमने ये समझा, अब हम ये समझेंगे कि हाइड्रोस्फीयर क्या होता है। हाइड्रोस्फीयर मतलब आपको सीधे समझने, आपको यहां से समझना है कि हाइड्रो का मतलब होता है रिलेटेड वाटर से। तो हाइड्रोस्फीयर किससे रिलेटेड होगा? अब हाइड्रोस्फीयर में हाइड्रो क्या है, हाइड्रो रिलेटेड होता है वाटर से, तो हाइड्रोस्फीयर क्या हो जाएगा, वाटर से रिलेटेड। तो अब ये क्या होता है कि द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर्ड टू एज हाइड्रोस्फीयर। यहां पे लिखा हुआ है कि वाटर का जो डोमेन होता है वो होता है हाइड्रोस्फीयर। अब देखिए यहां पे लिखा हुआ है कि द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर्ड टू एज हाइड्रोस्फीयर। तो हाइड्रोस्फीयर हमने समझ लिया कि ये क्या है, वाटर से रिलेटेड है, ठीक है, वाटर से रिलेटेड। इट कंप्राइजेज वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज लाइक रिवर, देखिए लिखा हुआ रिवर, लेक्स एंड सीज, ओशियंस एक्सेट्रा। मतलब क्या हो गया कि जो भी वाटर बॉडीज है, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर बॉडीज है, जैसे रिवर है वाटर का एक सोर्स है, लेक है वाटर का एक सोर्स है, ओशियन और सी, ये सब हाइड्रोस्फीयर के अंतर्गत आते हैं। तो हाइड्रोस्फीयर का मतलब हो गया वाटर, क्या हो गया, वाटर। अब वाटर जहां भी पाया जाएगा, जहां भी वाटर पाया जाएगा, जो भी बॉडी होगी, मतलब जहां भी वाटर का मतलब नहीं कि आपके टंकी में वाटर है तो वो हाइड्रोस्फीयर है। जो नेचुरल वाटर बॉडी है, यहां पे हम नेचुरल वाटर बॉडी की बात कर रहे हैं, जैसे ओशियन है, लेक है, रिवर है, सी है, ये क्या आते हैं, ये हाइड्रोस्फीयर के अंतर्गत आएंगे। अब जैसे हमने समझा था कि जो ये क्या बोलते हैं लिथोस्फीयर था, ये 29% ऑफ अर्थ मास था। इसी तरीके से अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर हाइड्रोस्फीयर क्या है, तो ये 2/3 पार्ट या 71% ऑफ अर्थ का जो वॉल्यूम होता है उसके बराबर है। अब आप कहेंगे सर 71% मतलब सबसे ज़्यादा तो पानी ही है, तो हाँ जी बिल्कुल सही बात है, अर्थ पे सबसे ज़्यादा पानी ही है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जो ये 71% है, इसका 97% जो है ना, ये ओशियंस में पाया जाता है। मतलब 3% ही ऐसा है जो रिवर, लेक या ग्लेशियर में है, बाकी 97% तो ओशियंस का ही है। अब यहां से दो क्वेश्चन अराइज होता है। पहला क्वेश्चन ये है कि सर अगर इतना पानी है
तो हम हमेशा ये क्यों सुनते हैं कि पानी सेव वाटर सेव लाइफ, सही कई सारे कैंपेन चला रही है गवर्नमेंट। जब हमारे पास इतना पानी है, 71% अर्थ का पानी ही है, तो हमें पानी की क्या कमी है? तो बेटा पानी की इस वजह से कमी है कि 71% के अर्थ 71% जो पानी उसका 97% ओशियन में है, और ओशियन का वाटर सलाइन वाटर होता है, मतलब खारा पानी होता है जिसे पिया नहीं जा सकता है। 3% ही पानी ऐसा है जो हम पी सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा समीकरण को समझने के लिए हम एक चीज करते हैं, इस 71% को हम मान लेते हैं एक मिनट के लिए कि ये 100% है। अगर हम इस 71% को 100% मानते हैं, इस 71% को हमने 100% माना, तो अब 100% के डिस्ट्रीब्यूशन में हम देखते हैं, तो इस 100% में 97% जो है वो सलाइन वाटर है, मतलब खारा पानी है जो ओशियंस में मिलता है। अब बचा 3%, इस 3% में भी फ्रेश वाटर जो है, अब 70% तो ग्लेशियर के रूप में है, मतलब जमा हुआ है। ठीक है, ये 70% क्या हुआ है, ये क्या है, जमा हुआ है ग्लेशियर्स में। तो 3% में 70% तो जमा है, और 30% ऐसा है जो फ्रेश वाटर जो हमारे पीने के योग्य है रिवर और ग्लेशियर्स और लेक्स में। ये हो गया लेक्स, रिवर्स, लेक्स। ठीक है, तो अब आप समझ रहे हो कि पानी की क्यों हमने इतना जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैंपेन चलाती है कि सेव वाटर। इसलिए बेटा कि 71% को अगर हम 100% मानते हैं, तो उस 100% में केवल 30% ऐसा वाटर है जो हमें उपलब्ध है। वो भी 30% कहाँ, उस 3% में, मतलब 97% तो सैलाइन वाटर हो गया, 3% फ्रेश वाटर है। उस 3% को भी अब हम 100% में अगर करते हैं, जैसे देखिए यहां मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए 100 लीटर पानी है, ठीक है, तो 100 लीटर में क्या है कि 97 लीटर पानी तो जो है वो ओशियन में है। हमने एक चीज एग्जांपल लिया कि मानते हैं कि हमारे अर्थ पे 100 लीटर्स वाटर है, ठीक, 100 लीटर पानी है। एक मिनट में इसे क्लीन करता हूं फिर आपको समझाता हूं। अब मान लीजिए कि हमने समझा यहाँ पे कि 100 लीटर पानी है। इस 100 लीटर पानी में 97 लीटर पानी जो है वो खारा पानी है, हम पी नहीं सकते हैं, ये ओशियंस में है। बचता है 3 लीटर पानी, ठीक है। इस 3 लीटर पानी में 70% अगर हम निकालें तो ये होता है 2 लीटर, 2.1 लीटर, ठीक है, 2.1 लीटर। ये पानी जमा हुआ है बाबू, जैसे अंटार्कटिका में आप देखते हैं ये पानी जमा हुआ है। अब इस 2.1 में बचा कितना, 0.9, मतलब यही इतना पानी है जो हमारे पीने के लिए उपलब्ध है फिलहाल। अब आप समझ रहे हैं कि 100 लीटर पानी में से आपको पीने के लिए कितना मिला, 1 लीटर भी नहीं मिला। मतलब आप अगर एक परसेंटेज निकालिए तो कितना ये हुआ, ये 1% भी नहीं हुआ, 0.9% होता है ये। तो अब आपसे अगर कभी कोई पूछता है कि ये बताओ कि अर्थ पे जो भी पानी है उसका कितना परसेंट पानी ऐसा है जो हमारे पीने के लिए उपलब्ध है, तो आप ये कहेंगे कि अप्रोक्सीमेटली 0.9% ही पानी ऐसा है जो हम पी सकते हैं। तो इसी वजह से गवर्नमेंट कैंपेन चला रही है कि सेव वाटर। अब मैं समझता हूं कि इस छोटे से जो है एग्जाम्पल से आपको बेहतर समझ में आया होगा कि क्या है ये। अब आगे चलते हैं कि 30% ऑफ अवेलेबल ड्रिंकिंग वाटर इज फाउंड मेनली इन रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स एंड एज अंडरग्राउंड वाटर। अब यहाँ दूसरा क्वेश्चन एक चीज और आता है कि हमने रिवर तो सर देखी है, लेक्स भी देखे हैं, पॉन्ड्स भी देखे हैं, अब ये अंडरग्राउंड वाटर क्या चीज है? तो अंडरग्राउंड वाटर को समझ लेते हैं कि द वाटर विच इज प्रेजेंट अंडरग्राउंड इज कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर। इन आवर हाउस वी मेनली गेट वाटर फ्रॉम दिस सोर्स। आवर मोटर सक्स वाटर फ्रॉम द ग्राउंड एंड पोर्स इट इन आवर टैंक्स। The hand pumps also gives water from this source. Therefore, underground water is one of the most important source of fresh drinking water to us. अब यहाँ क्या कहा गया है? यहाँ ये कहा गया है, इस स्लाइड में बेटा ये कहा गया है कि जो अंडरग्राउंड वाटर है इस स्लाइड में, वो
जमीन के अंदर जो स्थित पानी है उसे अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं। और हमारे लिए, हमारे और आपके लिए जो मेन सोर्स है ड्रिंकिंग वाटर का वो यही है। हमारे घरों में जो मोटर लगी होती है वो क्या होती है, आप कभी देखेंगे कि मोटर के नीचे जो है वो नल से अटैच है और उसके नीचे पाइप गई हुई है। हम जब घर बनाते हैं तो बोरिंग उसे कहते हैं, बोरिंग कराते हैं। बोरिंग में क्या होता है, हम पाइप को अंदर डालते हैं पृथ्वी के अंदर, और जहां पानी मिलता है वहीं से फिर उसे जोड़ देते हैं। अब जब मोटर चलती है तो मोटर उस पानी को खींचती है और ऊपर हमारी टंकी में डाल देती है, और फिर हम वहां से टोटी से पानी निकाल लेते हैं। अब देखिए, इसे मैं समझाता हूं कि मान लीजिए ये है पृथ्वी जहां हम रह रहे हैं। यहां पे मान लीजिए ये है एक लड़का चिंटू, वो ये यहाँ पे रहता है, और ये पृथ्वी है। इसके नीचे जानते हैं बेटा, ये ऐसे छोटे छोटे होल्स हैं पृथ्वी के नीचे, यूं ऐसे छोटे छोटे होल्स हैं। अब आप कहेंगे सर ये होल्स में पानी कैसे आता है? देखिए, जब पानी बरसता है, ऐसे पानी बरस रहा है, रेन हो रही है मान लीजिए, ठीक है। अब ये ग्राउंड है, ये मान लीजिए यहाँ पे इस ग्राउंड पे मिट्टी है, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए अगर रोड है लेकिन यहाँ पे मिट्टी है। अब ये पानी बरसा और ये मिट्टी पानी सोख ली। अब ये मिट्टी पानी सोख के धीरे धीरे पानी रिस करके अंदर जाता है मिट्टी के, और ये जो पोर्स हैं इनमें पानी भर जाता है, यहाँ पानी भर जाता है इसमें, ठीक है। और इसमें जो है ऐसे पानी भर जाता है, और जब हम नल अपना बोरिंग कराते हैं तो ये पाइप यहाँ पे डालते हैं और यहाँ पे लगी रहती है मोटर, ठीक। ये पानी को ऐसे खींचती है और हमारे टंकी में पहुंचा देती है, और फिर इस टंकी से हमारी टोटी में पानी आ जाता है और हम पी लेते हैं। तो आपने समझा कि अंडरग्राउंड वाटर क्या होता है। होप करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम समझते हैं, हमने यहाँ पे समझ लिया कि अंडरग्राउंड वाटर क्या होता है, और हाइड्रोस्फीयर के बारे में हमने समझा, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर के बारे में हम समझा। तो यहाँ तक हमने समझ लिया कि लिथोस्फीयर क्या है और हाइड्रोस्फीयर क्या है। तीसरी चीज हम समझते हैं कि एटमॉस्फेयर के बारे में। अब एटमॉस्फेयर क्या होती है? तो एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ द एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। मतलब हवा या एयर की एक ऐसी छोटी सी परत जो हमारे अर्थ के चारों ओर को हमारे अर्थ को चारों तरफ से घिरी हुई है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। मतलब कि अर्थ का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो इन हवाओं को, एटमॉस्फेयर को जो है अर्थ की तरफ खींचे रहता है, और इस वजह से इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन। मतलब जो सन, मतलब सूर्य की तरफ से हार्मफुल रेज आती हैं जिसको यूवी रेज कहते हैं, और भीषण गर्मी आती है, उसको कुछ हद तक एटमॉस्फेयर रोकता है, फिल्टर करता है। अब एटमॉस्फेयर में क्या होता है? तो इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर। द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूसेस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट। अब एटमॉस्फेयर में जो है जो क्या क्या होता है, तो कई सारी गैसें होती हैं, डस्ट पार्टिकल। अब डस्ट पार्टिकल आप बताता हूं मैं आपको एक एग्जांपल, कैसे आपको पता चलेगा। कभी आप जो है आप घर में रहिएगा, और जो खिड़की है, कभी जो आपके यहाँ खिड़की है जिससे सनलाइट आती है, उस खिड़की के बगल में खड़े हो जाइएगा, और आप ध्यान से देखेंगे जो एक छोटी सी किरण जो है आपकी खिड़की से अंदर की तरफ आ रही है। आप जब उसे 2 मिनट के लिए ध्यान से देखेंगे तो उसमें देखेंगे कई सारे जो है मूवमेंट होती रहती है, कई सारे पार्टिकल्स की। आप ये एग्जाम्पल, ये एक्टिविटी आज घर जाइएगा जब, या अपने घर में बैठे हुए हैं, तो जब भी दिन में आपको संडे को छुट्टी मिलती है, आप ये चीज करिएगा। आप देखेंगे कि उस लाइट, जो लाइट छोटी सी आ रही है, उसके बीच में डस्ट पार्टिकल, कई सारे पार्टिकल्स की मूवमेंट हो रही है। वो क्या है? वो बेटा डस्ट पार्टिकल है जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। और वाटर वेपर, जैसे हम पानी खौलाते हैं तो वो वेपर उड़ करके कहाँ जाता है? एटमॉस्फेयर में ही जाता है। चाय बनाते हैं तो आप देखते होंगे कि उसमें से जो है भाप निकल रही है, वो कहाँ जाती है? एटमॉस्फेयर में जाती है। सब्जी छौंकते हैं, मतलब कोई भी काम हम करते हैं, जब वो हीट होता है तो उसमें वेपर निकलती है। वो वेपर आके जाती कहाँ है? तो एटमॉस्फेयर में ही जाती है। तो एटमॉस्फेयर में जो है कई सारी गैसें हैं, डस्ट पार्टिकल और वाटर वेपर भी है। अब कौन कौन सी गैस है एटमॉस्फेयर में? तो जो मेजर गैसेज हैं उनमें जो है पहली है नाइट्रोजन जो 78% है, दूसरी है ऑक्सीजन जो 20.09% या कहीं कहीं 21% भी है, लिखी हुई है। तो पहली तो नाइट्रोजन हो गई जो 78% है, दूसरी ऑक्सीजन जो 21% है, तीसरी गैस है एर्गॉन जो 0.9% है,
और चौथी है कार्बन डाइऑक्साइड जो 0.03% है। तो ये 4 मेन गैसेज हैं जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं। अब यहाँ पे जो एक आपको मैं इमेज दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप देखिएगा, ये जो इमेज है यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये देखिए, ये जो ब्लू वाला एरिया आपको दिख रहा है, ये ब्लू वाला एरिया, ये वाला, ये जो आप देख रहे हैं ये एरिया जो है, आप देख रहे होंगे यहाँ एक कुछ चमक है, देखिए यहाँ कुछ चमक रहा है ना इस एरिया पे, इस वाले भाग पे देखिए, यही है हमारा एटमॉस्फेयर, ये वाला भाग यही है एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब आप कहेंगे सर अगर ये एटमॉस्फेयर है तो ये कैसे बाहर नहीं चल जा रहा है? अब ये तो पृथ्वी है और ये बाहर एटमॉस्फेयर है, तो ये क्यों नहीं जा रहा है? तो अभी हमने पढ़ा कि जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है ये इसे अपनी तरफ खींचे रहती है, हमेशा खींचती रहती है, और बाकी दूसरी फोर्सेज इसको बाहर की तरफ खींचती हैं, ये खुद बाहर की तरफ भी जा रहा है। लेकिन चूंकि अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे स्ट्रांग है, इस वजह से ये जो है ये लेयर ऐसे चिपकी रहती है, ठीक है। अब दूसरी एक और इमेज मैं आपको दिखाता हूं। तो दूसरी इमेज जो है यहां हमें बताया जाएगा, अब ये देखिए यहां भी आपको ब्लू ब्लू दिख रहा होगा, ये एटमॉस्फेयर है हमारा। तो हमने समझ लिया लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। अब एक छोटी सी चीज और पहले समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम समझते हैं बायोस्फीयर के बारे में, या पहले बायोस्फीयर समझ लेते हैं। अब बायोस्फीयर क्या होता है? तो बायोस्फीयर है कि प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर और द लिविंग वर्ल्ड। इट इज अ नैरो जोन ऑफ अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विथ ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। अब ये क्या है सर? तो एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर, ऐसी जगह जहां ये तीनों मिलते हैं वहां बनता है बायोस्फीयर। इसको एक इमेज से मैं समझाता हूं, ये देखिए, ये है भाग हाइड्रोस्फीयर का, ठीक है, ये वाला भाग है हाइड्रोस्फीयर का, ये आपका रहा एटमॉस्फेयर और ये आपका रहा लिथोस्फीयर। अब ये तीनों मिले यहां पे इस एरिया में, ठीक है। क्यों? ये है ये देखिए, ये है लिथोस्फीयर, ये वाला भाग है लिथोस्फीयर, ये रहा हाइड्रोस्फीयर और ये ऊपर रहा एटमॉस्फेयर। मतलब यहाँ पे ये तीनों मिले, और जहाँ ये तीनों मिलते हैं वहाँ बनता है बायोस्फीयर। अब बायोस्फीयर क्या है कि ऐसी जगह जो लिविंग बींग्स के लिए जो है ना सबसे सुलभ हो, जहाँ पे एक, जैसे आप अगर कहीं घर बनाते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपके लिए रोड हो, पीने के पानी की व्यवस्था हो, घर बनाने के लिए ज़मीन की व्यवस्था हो। इन्हीं सभी चीज़ों को प्राथमिकता आप देते हैं घर बनाने के लिए, मतलब आदमी वहीं रहता है। तो बायोस्फीयर का मतलब ये हो गया कि जहाँ जो ऐसा वातावरण जहाँ पे ये तीनों चीज़ें उपलब्ध हो, मतलब सांस लेने के लिए हवा हो, पीने के लिए पानी हो और रहने के लिए ज़मीन हो, जहाँ ये तीनों चीज़ें मिल जाएं वही एरिया को हम कहते हैं बायोस्फीयर। तो आप समझ गए होंगे कि बायोस्फीयर क्या होता है कि जहाँ सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी और रहने के लिए ज़मीन हो, जहाँ ये तीनों मिल जाती हैं उन्हें हम कहते हैं उस एरिया को बायोस्फीयर। तो ये बात हो गई बायोस्फीयर की। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया एनवायरनमेंट के बारे में, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, सेक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट जिसमें हमने पढ़ा लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर और लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। फिर हमने समझा कि बायोस्फीयर क्या होता है। अब दूसरी चीज क्या है कि इकोसिस्टम। अब आप कहेंगे सर ये इकोसिस्टम क्या है? तो व्हाट इज इकोसिस्टम? तो ट्रीज, प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ह्यूमंस आर डिपेंडेंट ऑन द एनवायरनमेंट अराउंड देम। मतलब पेड़ पौधे, जानवर और इंसान, ये सभी डिपेंडेंट हैं अपने चारों तरफ के एनवायरनमेंट के ऊपर। दे आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। द रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग बींग्स एंड द एनवायरनमेंट अराउंड देम क्रिएट द इकोसिस्टम। अब देखिए कैसे ही कह रहा है कि दे आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। अगर एक ह्यूमन है तो उसे ट्री की जरूरत है। क्यों? अगर ट्री नहीं रहेगा तो उसे ऑक्सीजन कैसे मिलेगी? भाई हम तो लेते ऑक्सीजन है लेकिन छोड़ते कार्बन डाइऑक्साइड है। और प्लांट्स और ट्रीज जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो वो नहीं रहेंगे तो हमें ऑक्सीजन कैसे मिलेगी?
दूसरी चीज़ जो हम आम खाते हैं, अमरूद खाते हैं या और भी सारे फल खाते हैं, वो हमें किससे मिलते हैं? ट्रीज से। वो नहीं रहेंगे तो हमें फल कैसे मिलेंगे? सब्जियां हम जो खा रहे हैं वो प्लांट से खा रहे हैं, अगर प्लांट नहीं रहेंगे तो हमें सब्जी कैसे मिलेंगी? एनिमल्स क्यों जरूरी हैं? जो हमारे अगल बगल इन्वायरमेंट में छोटे छोटे जीव हैं, इंसेक्ट हैं, बैक्टीरिया हैं, उन्हें खाते हैं एनिमल्स। अगर वो ना खाएं तो बीमारियां बढ़ेंगी। तो एनिमल्स भी जरूरी हैं ह्यूमंस के सर्वाइवल के लिए। तो क्या है कि ये सारे एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। अब इन सारों की एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी जो है किसी भी इन्वायरमेंट में, वही क्रिएट करती है एक इकोसिस्टम को। जैसे क्या है? फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, डेजर्ट है, माउंटेन है, लेक, रिवर्स, ओशियन, ये सभी है इकोसिस्टम के एग्जांपल। तो इकोसिस्टम की अगर आपसे कहा जाए कि इकोसिस्टम का एक छोटा सा मुझे डेफिनेशन बताइए तो क्या होगा? तो डेफिनेशन ये होगा कि द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर फिजिकल इन्वायरमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड इकोसिस्टम। मतलब एक निश्चित जगह पर विभिन्न जंतुओं के बीच अंतःक्रिया उनके फिजिकल इन्वायरमेंट में जो हो रही है, उसी की स्टडी को हम कहते हैं इकोसिस्टम। तो हमने यहाँ क्या समझा इकोसिस्टम के बारे में? कि चूंकि सभी स्पीसीज का सर्वाइवल एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, तो उनके बीच जो अंतःक्रिया हो रही है, उनके फिजिकल इन्वायरमेंट में जो जहां पे वो उपस्थित है, उनके जो अगल बगल का इन्वायरमेंट है, उसके बीच उनकी जो अंतःक्रिया हो रही है, उसी की स्टडी को हम कहते हैं इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम हमने समझा कि इकोसिस्टम क्या है। अब एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पे, एक छोटी सी लाइन यहाँ पे लिखी हुई है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के बारे में। तो ये आपको समझनी चाहिए कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है वो 5 जून को मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस। ये आप एक चीज अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब एक चीज आपकी बुक में दी हुई है, पेज नंबर 5 जब आप खोलेंगे तो आप देखेंगे कि राइट हैंड साइड पे येलो कलर की एक ग्लॉसरी लिखी हुई है, जिस पे लिखा हुआ बार्टर सिस्टम। तो समझ लेते हैं कि बार्टर सिस्टम क्या होता है। तो बेटा बार्टर सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो जो पहले जमाने के लोग थे, जैसे आज के जमाने में तो हमारे पास करेंसी है, हर हाथ में करेंसी है, लेकिन पहले जो है गरीबी बहुत थी। दूसरी चीज, करेंसी का प्रचलन भी इतना नहीं था। अब करेंसी किसी के पास नहीं तो सामान कैसे खरीदा जाएगा? तो तब शुरू हुआ था बार्टर सिस्टम। मतलब एक सामान दो और दूसरा सामान लो। जैसे आपके पास एक एग्जांपल मैं लेता हूं कि आपके पास आपके जो है आपका जो पेंसिल बॉक्स है, एक एग्जांपल लेता हूं, पेंसिल बॉक्स है, उसमें एक पेंसिल है, एक रबड़ है और 2 शार्पनर है। मेरे पास भी एक पेंसिल बॉक्स है जिसमें मेरे पास जो है वो 2 पेंसिल है, 2 इरेजर है, बट शार्पनर नहीं है, और आपके पास 2 शार्पनर है। तो मैं आपसे कहूं कि मेरी आप एक पेंसिल ले लीजिए और मुझे एक शार्पनर दे दीजिए। तो ये क्या हो गया? मैंने अदला बदली की, एक प्रोडक्ट आपको दिया और दूसरा आपसे लिया। तो हमने क्या किया? हमने अदला बदली कर ली। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास जो है, आप एक दिन स्कूल आते हैं, मैं भी स्कूल आता हूं, आपने लंच लाया जिसमें आपने जो है आपके लंच में 2 पराठा है और सब्जी है। मैंने उस दिन लंच नहीं ले आया, बट मेरे पास ब्रिटानिया का केक है। अब केक खा करके तो मेरी भी भूख नहीं मरेगी और केक खाने का आपका भी मन करेगा। तो हमने क्या किया? हमने एक जो है अपने में एक समझौता किया कि एक पराठा मैं आपका खाऊंगा, मतलब आप मुझे एक पराठा अपने टिफिन से देंगे और उस केक का आधा हिस्सा मैं आपको दूंगा। तो यहां भी एक तरीके से बार्टर सिस्टम हुआ। मतलब एक सामान मैंने आपसे लिया और एक सामान मैंने आपको दिया। वो चीज जो आपके पास नहीं थी मैंने आपको दी, और एक वो चीज जो मेरे पास नहीं वो मैंने आपसे ले ली। मतलब सामान की अदला बदली सामान के द्वारा। तो ये हो गया बार्टर सिस्टम। तो मैं होप करता हूं कि आपको बार्टर सिस्टम समझ में आ गया होगा। तो अब यहां देखिए एक छोटी सी इमेज है जहां लिखाया गया है कि पॉन्ड का इकोसिस्टम। तो पॉन्ड के इकोसिस्टम में क्या होगा? पानी है, बत्तख है, जानवर है, पेड़ है, झरना है। तो यहाँ पॉन्ड के इकोसिस्टम की बात की जा रही है। तो पॉन्ड के इकोसिस्टम में जो एसेंशियल चीजें हैं, जैसे लिविंग है, लिविंग में बत्तख है, और जो आप देख रहे होंगे सामने काऊ है, हिरन है, तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है।
ठीक है। नॉन लिविंग क्या हुआ, नॉन लिविंग में आ गया आपका वाटर। तो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसी इंटरेक्शन को हम क्या कहते हैं, इसी इंटरेक्शन की स्टडी को कहते हैं हम इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम में भी कई प्रकार होते हैं, तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम के बारे में। तो इकोसिस्टम की टाइप्स क्या होती हैं, दो, एक होता है नेचुरल इकोसिस्टम, एक होता है आर्टिफिशियल। जैसे हमने इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ा था कि नेचुरल इन्वायरमेंट और आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट, ऐसे ही इकोसिस्टम भी नेचुरल और आर्टिफिशियल हो गया। अब नेचुरल भी दो प्रकार का होता है और आर्टिफिशियल भी दो प्रकार का होता है, तो अब उसको समझते हैं। तो नेचुरल दो प्रकार का क्या होता है, एक होता है एक्वेटिक इकोसिस्टम और एक होता है टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल का मतलब वो होता है, मतलब जमीनी, हम इस चीज को बोल सकते हैं कि मतलब जो जमीन पे उपस्थित है, ठीक है, जो जमीन पे उपस्थित है उसको हम कह सकते हैं टेरेस्ट्रियल। तो आप यहां से याद रखिएगा, आप ऐसा नहीं है कि टेरेस्ट्रियल का मतलब आपको पता हो। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है जमीन पे, और एक्वेटिक का मतलब होता है जल में, ठीक है। तो यहां बात हो रही है वाटर की, और यहां बात हो रही है, एक है वाटर और दूसरा है लैंड की। तो दो चीज की बात हमने समझ ली कि टेरेस्ट्रियल मतलब क्या होता है और एक्वेटिक मतलब क्या होता है। अब एक्वेटिक इकोसिस्टम में क्या होगा, मुझे नहीं लगता है कि आपको बताने की जरूरत है। मैंने जब बताया कि ये वाटर से रिलेटेड है, तो वाटर के इकोसिस्टम में क्या है, ओशियंस हैं, लेक्स हैं, रिवर है, पॉन्ड है, ये नेचर द्वारा बनाए गए हैं। तो ये हो गए नेचुरल इकोसिस्टम में एक्वेटिक इकोसिस्टम के भाग। अब टेरेस्ट्रियल में क्या होगा, जो नेचुरल बना है, जैसे ग्रासलैंड। अब ग्रासलैंड नेचुरली बना है, तो ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का। फॉरेस्ट, माउंटेन, ये सब नेचर के द्वारा बना हुआ है बाबू, तो ये क्या हो गया, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का भाग हो गया। और किसमें, नेचुरल में। अब आर्टिफिशियल में क्या होगा, आर्टिफिशियल में एक्वेटिक मतलब ऐसा इकोसिस्टम वाटर से रिलेटेड जो हमने मतलब मैन मेड है। तो मैन मेड क्या होगा, वाटर पार्क। आप वाटर पार्क जाते हैं, आप वहां भी देखते हैं कि वहां भी पानी है, आर्टिफिशियल पेड़ लगे हुए हैं, और आप भी वहां नहा रहे हैं, तो वहां भी इंटरेक्शन है, लेकिन क्या वो नेचर द्वारा बनाया गया है, नहीं, वो मैन मेड है। तो क्या हो गया, वो एक्वेटिक तो है इकोसिस्टम बट मैन मेड है। एक्वेरियम, आप घर पे एक्वेरियम लाते हैं, उसमें छोटे छोटे आर्टिफिशियल पेड़ लगाते हैं, मछली पालते हैं, तो मछली के लिए तो वो उसका घर है, जैसे एक उसके लिए नदी थी, मतलब वो मछली के लिए एक इकोसिस्टम तो हो गया, मतलब वो एक एक्वेटिक इकोसिस्टम है जहां उस इकोसिस्टम से रिलेटेड जीव रह रहे हैं। लेकिन क्या वो ओरिजिनल है, नहीं। आपने एक एक्वेरियम खरीदा, उसमें पानी भरा, उसमें आर्टिफिशियल पेड़ भरा और अपने घर में लगा लिया। डैम हम बनाते हैं, वो भी एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का भाग है। अब टेरेस्ट्रियल में क्या होगा, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। जैसे पार्क हमने बनाया, पार्क हमने बनाया है, पार्क में पेड़ भी हैं, पार्क में घास भी है, पार्क में हम भी घूम रहे हैं, और पार्क में कभी कभी जानवर भी आ जाते हैं। तो यहाँ भी इंटरेक्शन हो रहा है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। लेकिन क्या ये नेचुरल है, नहीं, मैन मेड है। तो ये जो है आर्टिफिशियल जो है इकोसिस्टम का भाग हो गया। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हम बनाते हैं बड़ी बड़ी, वो भी क्या है, वो भी जो है वो मैन मेड मतलब आर्टिफिशियल का हो गया भाग। तो हमने यहाँ पे समझ लिया कि इकोसिस्टम के कितने पार्ट्स होते हैं, टाइप्स होते हैं। दो टाइप्स हमने पढ़े, एक नेचुरल एक आर्टिफिशियल, और इसमें हमने पढ़ा एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। तो दो चीज पहले तो आप ये दिमाग में रखिएगा कि एक्वेटिक मतलब होता है वाटर से रिलेटेड और टेरेस्ट्रियल मतलब होता है लैंड से रिलेटेड। अगर आपको यही चीज पता है तो आपसे कोई पूछेगा कि बताओ नेचुरल इकोसिस्टम में एक्वेटिक इकोसिस्टम का एग्जांपल, आपको अगर पता है कि एक्वेटिक मतलब वाटर से रिलेटेड, तो अब आप ऑटोमेटिक बता देंगे कि भाई एक्वेटिक वाटर से रिलेटेड है, तो वाटर का वो इकोसिस्टम जो नेचुरल है, मतलब जो मैन मेड नहीं है। तो उसमें ओशियंस हैं, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, ये सब मैन मेड नहीं है। और टेरेस्ट्रियल बात किया जाए तो ग्रासलैंड है, फॉरेस्ट है, माउंटेन्स हैं। तो आपको बेसिकली दो चीज याद रखनी है यहाँ पे, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। एक्वेटिक का मतलब वाटर और टेरेस्ट्रियल का मतलब लैंड। तो इस वीडियो में इतना ही था। इस चैप्टर में हमने पढ़ा इन्वायरमेंट के बारे में कि इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है। अब ये लास्ट में जो है मैं आपको 2 मिनट की समरी देता हूं कि हमने इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा। पहली चीज हमने पढ़ी इन्वायरमेंट के बारे में कि व्हाट इज इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति होती है फ्रेंच भाषा के शब्द इन्वायरनियर से। उसके बाद फिर टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ा कि आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट और नेचुरल इन्वायरमेंट।
जिसमें हमने बायोटिक और एबायोटिक के बारे में पढ़ा। बायोटिक हमने ऐसे याद किया कि एंटीबायोटिक हम खाते हैं, तो बायोटिक का मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और एबायोटिक का मतलब ऑटोमेटिकली क्या हो गया, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद हमने बात किया कि सेक्टर्स ऑफ या कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, उसमें हमने बात की लिथोस्फीयर की, फिर हाइड्रोस्फीयर की और फिर एटमॉस्फेयर की। लिथोस्फीयर मतलब वो जगह जहाँ हम रहते हैं, वो लिथोस्फीयर होगा। एटमॉस्फेयर ऊपर जो हमारे आसमान दिख रहा है, और हाइड्रोस्फीयर मतलब जो हमारे यहाँ नदियाँ हैं, समुद्र है, ओशियंस है, सी है, ये सारे हाइड्रोस्फीयर के भाग हो गए। और जहाँ ये तीनों मिल गए उसे हमने कह दिया बायोस्फीयर है। उसके बाद हमने समझा कि हाइड्रोस्फीयर में जो वाटर का कंपोनेंट है, जो वाटर कितना परसेंटेज है, उसको हमने जो एक एग्जांपल से समझा कि 100 लीटर पानी है तो कैसे कैसे उसका विभाजन हो रहा है। और अंतिम में हमें क्या मिलता है, 0.9%, मतलब 0.9 लीटर पानी हमें, अगर 100 लीटर पानी है तो 0.9 लीटर ऐसा पानी है जो हमारे पीने के लिए है, रिवर और लेक में उपस्थित। उसके बाद हमने समझा इकोसिस्टम के बारे में कि इकोसिस्टम क्या है, कि किसी भी लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है उनके पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में, उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। अब इकोसिस्टम में हमने समझा कि टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम कितने हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। और इसमें दो चीज हमने समझी, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। एक्वेटिक का मतलब वाटर और टेरेस्ट्रियल का मतलब लैंड। तो इस चैप्टर में हमने पूरा कवर किया इकोसिस्टम के बारे में और इन्वायरमेंट के बारे में। तो होप करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और इस वीडियो की क्वेश्चन आंसर की जो PDF होगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। वीडियो का और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। और इस चैप्टर की नोट्स जो है वो भी आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी विस्कस एकेडमी के। तो इस वीडियो में इतना ही होप करता हूं कि आपका ये कॉन्सेप्ट इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्लियर हो गया होगा। तो अब इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी किसी बढ़िया सी वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।